अगला आपको पढ़ना, हम पढ़ा रहे थे संप्रेषण, ठीक है ना। संप्रेषण के अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ना है संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक, संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत में सबसे पहला कौन सा है? पहला है सजगता का सिद्धांत, दूसरा है योग्यता का सिद्धांत, तीसरा है सहभागिता का सिद्धांत, अगला पॉइंट है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। देखिएगा आपके जो नोट्स होगा उसमें माध्यम के ऊपर एक स्टार बनाए होंगे और उस स्टार का मीनिंग नीचे समझाए हुए हैं कि संप्रेषण माध्यम कितने होते हैं। ठीक, बताएंगे अभी। अगला क्या है? अगला संप्रेषण सामग्री का सिद्धांत। ठीक, इतने। अगला दिया होगा पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। इतना ही होगा ना? सहायक एवं सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। ठीक, इतने तक है ना? चलिए देखिए, ये आपके कुल संप्रेषण का सिद्धांत है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है और संप्रेषण को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। संप्रेषण जो होता है वो विचारों को आदान प्रदान करने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, जिससे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? उसके विचारों के समझ से क्या होता है? परिचित होता है। ऐसी बात पिछली बार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला। तो अभी पढ़ लिए थे संप्रेषण के प्रकार, बताए थे संप्रेषण कितने प्रकार होते हैं? दो मुख्यतः। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा क्या होता है? अशाब्दिक। उपयोगिता के आधार पर कितना बताए थे? दो बताए थे। इसमें पहला बताए थे कौन सा? शैक्षिक संप्रेषण, और दूसरा क्या होता है? लोक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण क्या कहलाता है? जो शिक्षा का मतलब कि जो कक्षा कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में पाठ्यक्रम पर जो पाठ्यक्रम संबंधी जो चर्चाएं होती हैं क्या कहलाता है? शैक्षिक संप्रेषण कहलाता है। जबकि एक वक्ता किसी राजनेता या किसी भी संगोष्ठी के माध्यम से उस प्रवक्ता के द्वारा सार्वभौमिक बातों को जन जन तक पहुंचाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लोक संप्रेषण। लोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोग से, और लोक का मतलब होता है। अगला सवाल लिखिए, मैं कल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अगर असंख्य व्यक्तियों को कोई बात बताता है तो कैसा संप्रेषण कहलाएगा? लोक संप्रेषण। बात समझिए ना? एक व्यक्ति असंख्य व्यक्तियों को कोई बात बताता है। इसके लिए उदाहरण मैंने बताया था कि हमारे राष्ट्रपति जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री जी, कोई भी अपनी बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं तो वह बात एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इस पूरे भारत में या पूरे संसार की बात कर लीजिए। अदर राज्यों देशों के लोग भी देखते हैं, तो वो लोग जो देखते हैं और उनसे बातों का संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? संप्रेषण कहा जाता है। और वह संप्रेषण कैसा होता है? लोक संप्रेषण होता है। इतनी बात हो चुकी थी। अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग, संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक है, संप्रेषण में सिद्धांत में सबसे पहला क्या लिखा गया है? संप्रेषण करते या कराते समय सजगता जरूरी है, दोनों के लिए। किसके लिए? अगर वक्ता और श्रोता दोनों के लिए, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी। अगर शिक्षक सजगता मतलब सजग न रहे,
सजग का मतलब अंग्रेजी क्या होगा? सजग की अंग्रेजी क्या होगा? सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं होगा, ऐसे केयरिंग, मतलब अपने शब्दों को निकालते समय, वाणी को बोलते समय या वाक्यों को कहते समय सजगता होनी चाहिए। ऐसा न बोल दे कि वह बात लोगों के प्रति क्या हो जाए, अप्रिय हो जाए। अप्रिय होगी तो आपका संप्रेषण बेहतर नहीं हो पाएगा। और संप्रेषण करने के लिए प्रियता होना जरूरी है, अर्थात क्या होना पड़ेगा, सजग। मतलब शिक्षक जब कोई प्रश्न पूछे तो उस प्रश्नों में सार्थकता होनी। अब बच्चा जब उत्तर बताए तो उत्तर घुमावदार नहीं होने चाहिए, उसके लिए सटीक उत्तर होना चाहिए। अर्थात दोनों लोग क्या होने चाहिए, सजग। मतलब शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो, उस अन्योन्य क्रिया में प्रश्न और कथन जो बोले जाएं, समझाए जाएं, उसमें सार्थकता होगी, अर्थात क्या कहलाएगा, सजगता का सिद्धांत। समझ रही है सबको? अगला क्या लिखा गया है, योग्यता का सिद्धांत। अगर आप योग्य नहीं हैं, आप इस क्लास में आके बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब उसका संप्रेषण अच्छा होगा आपका। इन केस अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं हैं, बात समझिए ना, तो आप सुपर टेट की क्लास ले रहे हैं तो कोई मतलब। फिलहाल कुछ टॉपिक जो है वो क्या है, कम मतलब मर्ज है, माने यह टॉपिक आप दोनों में पढ़ेंगे, टेट में भी पढ़ सकते हैं और सुपर टेट में भी और सी टेट में भी पढ़ सकते हैं, यह काम बन जाएगा। लेकिन अभी इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे, जैसे आपको पढ़ाएंगे भारतीय शिक्षा में नवीन प्रयास, ठीक, यह बात आपके लिए सुपर टेट में सिर्फ है, यूपी टेट में नहीं है। अगला पढ़ाएंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा, उसमें आपको वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन, बौद्ध कालीन शिक्षा अगर पढ़ाते हैं तो वह आपके सिलेबस का, अर्थात आप उस पाठ्यक्रम के योग्य। अगर कक्षा 5 में आप पढ़ाने गए तो कक्षा 5 के अनुरूप बच्चे भी होने चाहिए। अगर आप बड़े लेवल की क्लास में जाके छोटी बात बताएंगे तब भी बच्चा नहीं उसका ध्यान देगा, अतः कम्युनिकेशन नहीं होगा। अभी सर जी आए मैथ वाले और कहें देखिए 4 और 4 जोड़ने के बाद 8 आता है, चलिए बताते हैं कैसे आएगा। कौन गया, अरे पगला गया लगा मास्टर, मैंने क्या जरूरत है फालतू बता, टाइम बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब ये। लेकिन वह बात आपके क्या है, एकदम योग्य नहीं है वो, बात समझिए ना। और यही कोई बात ऐसी हो जो बताएं तो आप कहते सुना जाए, देखिए ये सवाल हमको नहीं आता है, ये लेकिन वह आपकी क्या है, योग्य होता है। और जब योग्य होगा तो आपका संप्रेषण क्या होगा, अच्छा होगा। बात समझिए। देखते होंगे कुछ शिक्षक शिकायत करते हैं, हमारी क्लास में सब पीछे शोर होता है, थोड़ा आप लोग जाके बोल दिया करिए। आप अपनी कमी पर बता रहे हैं। अगर आप वास्तव में शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं कक्षा कक्ष में, तो आप इतना बेहतरीन अपने आप का प्रशिक्षण दीजिए, शिक्षण कराइए कि कोई बच्चा शोर करने का मौका ही ना मिले, उसे अलग से बात करने का मौका नहीं मिले। और जब नहीं मिलेगा तो संप्रेषण क्या हो जाएगा आपका, अच्छा। अगर संप्रेषण खराब हो रहा तभी बच्चे बात कर रहे हैं, इतना जान लीजिए। इसलिए कि बच्चे आपकी भाषा, लैंग्वेज या जो आपकी शब्द है वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं योग्यता का सिद्धांत। योग्यता बहुत जरूरी होता है, किसके लिए। अगला क्या लिखा गया है, हम बताएं और आप पढ़बे ना करें, बात समझिए ना। आप एक्टिव रहबे ना करें सीखने के लिए, हो पाएगा, सीख पाएंगे आप। दोनों पक्षों का सक्रिय सहभागिता क्या होती है, जरूरी। अर्थात शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। अर्थात क्या होने चाहिए, मतलब दोनों का रोल एक बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं सवाल करूं पढ़ाने की बात, तो आप उत्तर बताएंगे, तो कभी आप सवाल करें तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, उत्तर बताना। दोनों क्या है, सक्रिय। और यही काम होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। अब पहले क्या होता था, बच्चे की समस्या रह जाती थी, शिक्षक अपनी बात रखता था, एक बार पूछ दिया, समझ में आ गया, कौनों एक लड़का बोल दिया सर जी हाँ, बस पूरी क्लास को समझ में आ गया। ये पैटर्न हुआ करता था, जबकि वह सहभागिता नहीं होती, इसलिए कि वह संप्रेषण होता ही नहीं था। अच्छा, बात समझिए ना। अब जो है कि सहभागिता का मतलब शिक्षक शिक्षार्थी दोनों का सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए, संप्रेषण के लिए। इसीलिए उसका क्या नाम दिया गया है, सहभागिता का सिद्धांत। अगला क्या लिखा गया है, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। बिना माध्यम के संप्रेषण हो पाएगा। हमारी आवाज पीछे वाले बच्चे के पास जा रही है, कैसे, माध्यम में। बिना माध्यम का जैबे नहीं करेगा। आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे, निर्वात पढ़े, निर्वात। निर्वात का मतलब कि एकदम चारों तरफ से बंद कर दिया जाए,
ठीक, उसमें किसी प्रकार का कड़ों का आदान प्रदान ना हो। बोलेंगे ना, आपकी अवधिया वहां तक जेबे नहीं करेगी। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि आप कोई कार और में कभी बैठिए, सब शीशा बंद कर दीजिए कार का, और उसके बाद बोलिए अंदर से, बोलेंगे आओ आओ, तो कहेगा हाँ जा टाटा। बात समझ गई ना? बाहर और अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर नहीं जा पाएगी, अर्थात संप्रेषण हो पाएगा। अब यहाँ पे वहां तक आवाज जा कैसे रही है? माध्यम के द्वारा। यहाँ पे पार्टिकल उड़ रहे हैं यहाँ पर। बात समझ गई ना? अपना ही हाथ अगर माइक्रोस्कोप में देख लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे 2 दिन। अगर आप एक्चुअल में, इसलिए दिस इज हमारा तो इधर लगा हुआ है, ठीक है ना? नॉर्मल कितना भी धुलेंगे आप, नॉर्मल कुछ ना कुछ टच करते ही रहते हैं, तो अब वहां पर कुछ हो जाते, जबकि वो चीज दिखती नहीं है। और यही पार्टिकल देखने के लिए ठंडी उंडी के समय में या तो गर्मी के समय में ही किसी घर के रोशनदान से अगर घर में रोशनी आ रही होती है तो देखते होंगे वहां पर कण क्या रहते हैं, वही कण हमारी बातों या आवाज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यह बात फिजिक्स या विज्ञान में जरूर आपको क्या की गई होगी, पढ़ाई गई होगी। यही आप समझेंगे कि जब संप्रेषण होगा बच्चे का तो किस माध्यम का प्रयोग करेंगे कक्षा कक्ष में। संप्रेषण माध्यम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला क्या होता है, ठीक है, पहले श्रव्य लिख लीजिए। पहले क्या होता है? श्रव्य माध्यम, मतलब किसके द्वारा सुन करेंगे आप? श्रव्य माध्यम किसके लिए प्रयोग होता है? वह बोला जाएगा किस रूप में? मौखिक। जब मौखिक हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अर्थात कैसा माध्यम किया गया? अगर सवाल बने कि अगर कोई बच्चा रेडियो के माध्यम से कोई बात को सीख रहा है या पढ़ रहा है तो वह संप्रेषण का कौन सा माध्यम कहलाएगा? तो रेडियो जो होगा वह क्या हो जाएगा? दूसरा क्या होगा? दृश्य। दृश्य माध्यम कौन सा होता है? टेलीविजन होगा ना? हाँ, टेलीविजन श्रव्य दृश्य दोनों होता है, मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, जैसे दृश्य में मानचित्र, मानचित्र कैसा माध्यम है? दृश्य माध्यम है। कभी आप टूर गए होंगे बीएड-बीटीसी में, लास्ट सेमेस्टर में आपका है हिस्सा, भले वो विद्यालय वाले नहीं लेके गए हों, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में आपका प्रशिक्षण के दौरान टूर लेके जाना है। और टूर का मतलब होता है किसी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाके क्या करना? घुमाना। घुमाने का अर्थ क्या होता है बताइए? किसके द्वारा? कौन सा माध्यम होगा? अगर कोई बच्चा आज तक कभी कुतुब मीनार देखा ही नहीं है, उसको पढ़ाइए कुतुब मीनार क्या होता है, गुम्मद की आकार का लिखा, समझेगा? नहीं समझेगा। एक बार कुतुब मीनार दिखा दीजिए और उसके बाद पढ़ाइए, क्लास में बैठे बैठे कहाँ चला जाएगा वो? कुतुब मीनार देखने चला जाएगा। कहाँ? बनारस में है? अच्छा, दिल्ली, हम सोचे बनारस है, दिल्ली में है, ठीक है ना? अब देखेंगे वहां पर अगर कोई इसी को आप कुछ सूचना सूत्र पढ़ाएंगे और निश्चितता से निश्चितता, अगर बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ का बताएंगे कि भट्ठा उठा देखिए तुम लोग, बता देगा दिस चीज भट्ठा देखें, समझ लो भट्ठवे की आकृति का होता है, लेकिन वह बहुत ही क्या है, बस बच्चे के दिमाग में क्या छप जाएगी, वो आकृति बनेगी। अर्थात वो किसका प्रयोग किया आपने? कोई भी बात यहाँ पे लेके आए, जैसे भी मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है बताइए? यहाँ पे क्रॉस लिखा है, अर्थात यहाँ पर निषेध है, अर्थात मोबाइल वहां पर ले जाना मना है। वही जो ढेर मोबाइल लेके जाया जाता है, अक्सर लिखा होता है यहाँ न थूके, सबसे ज्यादा वही जो थूका रहता है, ये भारतीयों का है, ये भारतीयों का बता रहे हैं। इंदौर सिटी सबसे स्वच्छ शहर एग्जाम में पूछा गया था आपको, क्यों है? वहाँ का सरकार की है, वो जनता की है। वहाँ का अगर एक व्यक्ति, पीछे जाइए, दोनों लोग जाइए, 10 मिनट से देख रहे हैं, ना बोलते हैं मतलब का। चलिए देखिए, संप्रेषण माध्यम का मतलब होता है कि अगर आप किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बता रहे थे इंदौर में, अगर वहां का एक व्यक्ति अगर बोतल फेंक दिया ना, बस दूसरा का व्यक्ति खुद उसको खुद उसके पॉकेट में या उसके में या उससे खुद कहेगा कि भरो, नहीं तो जुर्माना, तुरंत वो फाइन, तुरंत जुर्माना लग जाएगा एकदम। जैसे आपका चालान कट जाता है गाड़ी का फोटो पे, तुरंत आपका वहीं पर जुर्माना भरना पड़ जाएगा। अब बताइए, जब वहां पे ऑन द स्पॉट लगाया गया, तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? मानेंगे कि नहीं? मान जाएंगे। यहाँ का जो है ना तो है, थूक देंगे।
अब वहाँ क्या होता है, प्लेस जहाँ बना वहीं पर आपको थूकना है, जहाँ आपको कूड़ेदान वहीं पर डालना है, तब ना स्वच्छ बनेगा। और यहाँ कहाँ है? ठीक, तो ये होता है आपका ऐसे नहीं। तो वो दृश्य माध्यम का मतलब आप देखते हैं और देख, अभी गंदे सबसे गंदा शहर कौन सा है? वर्तमान में बदल गया है थोड़ा, दिल्ली है, ठीक है ना। सबसे गंदा शहर क्या है? दिल्ली। लेकिन हमारी क्या है वो? राजधानी है। हाँ वो राजधानी है, मान लीजिए प्रदूषित शहर माना जाता है। अब वहाँ का पानी जो देख लेंगे जहाँ से फिल्टर होके आता है, वो कह देंगे ऐसा ना कि हम 2 महीना भले बिसलेरी पानी खरीद के पी लेंगे, लेकिन उपाय नहीं, एकदम काला। और उसी को फिल्टर करके क्या किया जाता है, आपको घरों तक आता है। बात समझिए ना। ये सारी सुविधा, वो क्या हो गया? तो दृश्य में जब तक आप दृश्य नहीं देखेंगे तब तक आपका संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, यहां पर लिख लीजिएगा, मानचित्र होगा। दृश्य में क्या हो जाएगा? मानचित्र या रेखा चित्र। अगर भूगोल वाले सर जी आए और बस भारत का नक्शा न बनाए, बता दें भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में, भारत के पश्चिम में यह राज्य है, तो क्या आप उस पर अपनी समझ पैदा कर पाएंगे आप? लेकिन अगर नक्शा बना दें और वहाँ बता दें, अगर आप कभी एग्जाम में आ गया तो तुरंत आप नामरी डायग्राम बना के देख सकते हैं कि यह बात यहाँ पर है कि नहीं। अक्सर भूगोल वाले टीचर लोग मानचित्र बनाते हैं कि बच्चे के दिमाग में मानचित्र क्या हो जाएगा, जब फिट हो जाएगा तो उसे रटना नहीं पड़ेगा। बात समझिए ना। बच्चा कभी मानचित्र देखा ही नहीं है, आप उसे पूछ दें गुजरात मानचित्र के किधर है, कहाँ है, अब उसे इतना बस पता है कि किधर है, पश्चिम में। अब मानचित्र बना दीजिए, कहिए कहाँ है, तो मान लीजिए दिस इज मानचित्र, ठीक है, मान लीजिए मानचित्र हो गया। अब लड़का आप पश्चिम कहेंगे, है नहीं है कहीं, हुई है नहीं बताएगा लड़का। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप बता देंगे गुजरात क्या होगा, इस एरिया में होगा आपका, यही ना बताएंगे आप। अर्थात आप मानचित्र पर अपना क्या कर चुके हैं, अर्थात किसका प्रयोग किया आपने। अगला बात करेंगे, ठीक है, पहले श्रव्य लिख लीजिए। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, इसके लिए कौन सा होता है, टेलीविजन या जितने भी ऑनलाइन का मतलब, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब में सिर्फ आपको वीडियो आए, साउंड न आए, कोनो मतलब सिर्फ ऑडियो हो सकता है, ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, लेकिन ऑडियो के साथ साथ आपको श्रव्य के साथ साथ क्या नजर आता है वहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे श्रव्य और दृश्य सामग्री में क्या होता है, टेलीविजन। टेलीविजन के माध्यम से भी देखेंगे तो अलग अलग ऐसे चैनल हैं जहाँ पर आपको दिन भर क्लासेस चलती रहती हैं। बात समझिए ना। यहाँ मैं बता रहा हूँ बहुत से ऐसे फ्री क्लासेस हैं जो आपको चलती रहती हैं, जो आपके यूज का होता है, लोग देखते हैं नहीं तो नहीं देखते हैं। तो ऐसे दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ छोटी क्लास है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में टीचर पढ़ा रहा होता है और पीछे वाले बच्चों LCD के माध्यम से क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो वह माध्यम जो प्रयोग कर रहे हैं, एक तो देख भी रहे हैं और ऊपर से क्या करते हैं, वो सुन रहे हैं। अर्थात श्रव्य के साथ साथ किसका प्रयोग हो रहा है। और अंतिम चौथा क्या होगा, क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ किससे ले लीजिएगा, हाव भाव के द्वारा। मैंने बताया था संप्रेषण, दूरदर्शन पे वो न्यूज चैनल आता है, न्यूज चैनल पे एक व्यक्ति होगा, बोलेगा, और एक व्यक्ति जो होगी महिला चाहे कोई पुरुष, जो लोग गूंगे बहरे ऐसे होते हैं लोग, उनके लिए वहां पर सिर्फ वो क्या करेगा, हाथों का प्रयोग करेगा, इशारा करता है ना, वह क्या है बताइए, अर्थात किसका प्रयोग किया गया, हाँ भाव का प्रयोग किया गया। बात समझिए ना। उसकी भी पढ़ाई होती है विद्यालय, अभी नहीं कि हर इशारे को आप समझ जाएंगे। देखेंगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति घरों में पाया जाता है किसी के, उसका घर का सदस्य उसके हाव भाव को बहुत जल्दी क्या करता है, और आप जब उससे कभी इंटरेक्ट होते हैं तो कहते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, लेकिन उसके हाव भाव को आप क्या कर रहे हैं, पहचान। अर्थात आपका उससे क्या नहीं हो पा रहा है। अब जब जो व्यक्ति उसके साथ रहा हुआ उसका संप्रेषण क्या हो जाता है। यही बात मैं बात करूंगा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे टूटी फूटी भाषा में जब बोलते हैं तो उसके संपर्क में आने वाले सदस्य बहुत जल्दी इस बात तक क्या करते हैं, लेकिन रोज उनका क्या हो रहा है उससे। अगर बच्चा बोल दे, कभी आप बच्चा के पास नहीं गए, खिलाए नहीं है, अक्सर बच्चे पानी को मॉम बोल देते हैं, छोटे बच्चे। अब मॉम का मतलब वो कौन ऐसा आदमी को ले जा मम्मी के दे आवा, ओके प्यास लगा लिया और कह रहे मम्मी के दे आवा,
है नहीं समझेंगे वहाँ पे। उसी तरीके के कुछ ऐसे बच्चे होते, अब वो क्या हो रहा है, बच्चा अपने क्रियात्मक या जो भी हाव भाव सीखा है अब तक उसी का प्रयोग करके आपसे क्या करना चाह रहा है, अर्थात वो भी क्या कहलाएगा, एक माध्यम कहलाएगा। बात समझ आ गई सबको। माध्यम कितने होते हैं, 4। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्रियात्मक का मतलब, कोई समस्या इसमें? चलिए अगला क्या लिखा गया है, सामग्री का प्रयास करेंगे। सामग्री क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो आप देखते होंगे लिखा होता है सहायक सामग्री, लिखा होता है। और जब आप पढ़ाएंगे वो टॉपिक समावेशी शिक्षा, उसमें आप बताएंगे, मैं बताऊंगा कि जब बच्चे किसी प्रकार से असामान्य होते हैं या विशिष्ट बालक होते हैं, उनको सामान्य कक्षा में एक साथ बैठा के पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सहायक, TLM उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TLM, फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात शिक्षण सहायक। इसका प्रयोग करके सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, इसी को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब बात करेंगे क्या क्या प्रयोग करेंगे, देखते होंगे आप ना, वो छोड़िए अभी थोड़ा नॉर्मल में आते हैं। जब पाठ योजना बनाए होंगे तो लिखे होंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर लिखे होंगे आप। अगर कोई आप भूगोल या सामाजिक विषय में लिखे होंगे तो जरूर मानचित्र का लिखे होंगे आप लोग। तो यह काम आपका है। कुछ टीचर जाने के बाद कहते हैं जाओ बाबू चाक लेके आओ, जाओ तुम डस्टर लेके आओ। यह बच्चे काम नहीं है, यह किसका काम है, शिक्षक का काम है। बात समझिए ना। पॉइंटर समझते हैं क्या, जैसे अभी मैं यहाँ पर हाथ रखूं ऐसे बताऊं, यह बात यहाँ ढक रही है इतनी बात, और यह भी बात ढक रही है ना। अब वही पॉइंटर का प्रयोग करूं तो बच्चा सिर्फ उसी को इंडिकेट करेगा, और दूरी रहेगा तो प्रत्येक बच्चा उसको आसानी से क्या करेगा, देख सकेगा। और जो लोग किए होंगे पहले वाले में, अब तो बस एक खाना पूर्ति हो रही है प्रशिक्षण का, पहले वाले में अलग से उनको एक ब्लैक बोर्ड में रोल्ड वाला लेके गए होंगे, कोई रोल्ड वाला, उसके साथ पॉइंटर मिलता था। बस में छड़ी वही पॉइंटर वाला में आगे नुकीला वाला हिस्सा होता था, उसको ले जाना होता था। अगर ऐसा नहीं दिखाएंगे तो सही नहीं करेगा, एग्जामिनर आएगा तो आप तो एग्जाम पहले सेटिंग कर ले रहा है, ठीक। तो उसी तरीके का है, तो इसका प्रयोग करेंगे। यही होता है कौन सी सामग्री, संप्रेषण करने के लिए बच्चे को कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये आपके पास होना चाहिए। ये अब क्लास बड़ी है, माइक का प्रयोग क्यों किए हैं, कि आपका हमारा क्या हो सके, अर्थात किसका प्रयोग किया हमने, इसके द्वारा किस माध्यम का प्रयोग हो रहा है, और उसके साथ साथ दृश्य भी हो रहा है। अगर यही क्लास और बड़ी होती तो मुझे क्या करना पड़ता, दृश्य के लिए पीछे वाले बेंच या तो बड़े कर रखने पड़ते, या तो कोई ना कोई LCD का प्रयोग करना पड़ता। ये होता कि नहीं होता। शहरों में आप देखे होंगे, इलाहाबाद में बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर बच्चे एक एक क्लास में 400-400 बच्चे बैठते हैं। ये आपको जो नहीं जानता होगा अनहोनी लग रहा होगा, वाह इतनी बात बतिया रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आप। मैरिज हॉल बुक किए हैं लोग, मैरिज हॉल बुक कर लिए हैं लोग क्लास के लिए, जितना वो मैरिज हॉल से ना कमे उतने क्लास कमा ले रहे हैं सब। तो क्या जरूरत है फालतू करने का, बात समझिए ना। इस तरीके का वहाँ पे एक बात चलती है, अर्थात क्या प्रयोग किया गया, सामग्री। ऐसे आजकल देखेंगे CCTV कैमरे, CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा, CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, मुस्कुराते रहिए आप, कैमरे की नजर में है फुल फॉर्म, नहीं पता ही नहीं बढ़िया कोई। देखिए क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है। बात समझिए ना। अब देखिए इसका प्रयोग क्या करने का मतलब क्या होता है, एक जगह बैठ के हम पूरी क्लास का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा टीचर कौन छात्र क्या एक्टिविटी कर रहा है। बात समझिए ना। इसका भी प्रयोग करते हैं, CCTV कैमरे का प्रयोग किया था। अब देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं ना, सीटेट का एग्जामिनेशन देख रहे हैं ऑनलाइन। 50% कुछ ऐसे बच्चों को समस्या आई जो लोग अभी कंप्यूटर से इंटरेक्ट ही नहीं हुए थे, मतलब आमना सामना हुआ ही नहीं था। और जब वो गए एग्जाम देने के लिए तो बस केहू तरदेव के हाजिरी लगा के चले आए, बस समझिए ना, ठीक समझ बात। अर्थात वह कहीं ना कहीं वह सामग्री का प्रयोग नहीं किए, अगर प्रयोग किए होते तो उनका संप्रेषण क्या हुआ होता, अच्छा होता। अब क्या बताएंगे समझेंगे, कोई बताएगा पृष्ठपोषण क्या होता है, कोई एनीबॉडी एल्स, फीडबैक, और कोई
पृष्ठ का मतलब इन्होंने बताया फीडबैक होता है। हमने उसका अच्छा रिप्लाई किया है, मतलब जो भी हम सोचते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक। और कोई उपचारात्मक में आपको निदानात्मक बताना है। जैसे पृष्ठ पोषण में जैसे उन्होंने बताया फीडबैक पढ़ाने के बाद, ठीक। परसों टेस्ट होगा आप लोगों का ना, पता है कि नहीं? 3 तारीख को आप लोगों का टेस्ट है। 30 नंबर का मनोविज्ञान, 30 नंबर का हिंदी में पूरा का पूरा क्या है, संधि है। और 30 नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहला सेक्शन 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान का सेक्शन है। इसमें विकास, अधिगम और वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। बात समझ गई ना? अब वह जो टेस्ट लेने का मकसद क्या है, आपको देखना कि जो पढ़ा दिए हैं वास्तव में आप उतनी बात समझ रखे हैं कि जब हम कॉपी चेक करके आपको नंबर बताएंगे या क्वेश्चन बताएंगे कि यह क्वेश्चन में आप लोग गलतियां कर रहे थे, उस गलतियों को सुधार करके अगली बार फिर पुनः आप तैयारी करें, वही क्या कहलाता है। अर्थात कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा आपका, तभी तो हुआ होगा, सब सीखेंगे ना, ठीक। अगली करने जो लोग नए हैं, नए मतलब 5-6 साल का नहीं, नए का मतलब अभी जो क्लास करने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता से आ रहे हैं, वो भी टेस्ट में सम्मिलित होइएगा। ये नहीं कि हमारे लिए नहीं है। 1 घंटे का टेस्ट भाई, क्लास चलेगी 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं, कम में भले ले लिया जाएगा, समझ लीजिए। तो उसमें पूरी क्लास चलेगी, बस मेरी क्लास नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप टेस्ट देने जरूर आइए, देखिए कि अब तक आप कितना जानते हैं, इतना तो पता होगा ना। संधि तो आपको सब लोग पढ़े होंगे, चाहे वो क्लास यहाँ पे किए हो चाहे मत किए हो। बीटीसी बीएड किए जिंदगी में कि नहीं? हाँ, सीधे इंटर करके ही जा गए लोग। तो आप बीटीसी बीएड किए हो तो जरूर वहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग। जब पढ़े होंगे तो सिंपल है कि आपको उतना तो आना ही चाहिए। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत आसान हैं, मनोविज्ञान में प्रश्न कठिन भी हैं, थोड़ा समझना है आपको। तो आसान प्रश्नों को तो कर सकते हैं ना, आप कठिन वाला केन्नी नहीं ताकना है, ठीक है। ये आपका पृष्ठ पोषण हो गया का सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका संप्रेषण का सिद्धांत, जो बच्चे को समय समय पर कमियों को बताना और कमियों को परख कर सुधार करना है, क्या कहलाता है। अगला क्या लिखा गया है, सिंपल है। संप्रेषण में 2 चीजें होंगी, श्योर है। कभी वह संप्रेषण आपके लिए क्या बनेगा और कभी क्या बनेगा। अगर बात समझ में आ गई तो क्या बन जाएगा, और नहीं समझ में आई तो क्या बना। क्लास रोज पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी कभी कुछ कहते हैं यह क्लास समझ में आज की नहीं आई, अर्थात कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपके लिए क्या बन रहा है। आप कहते हैं आज की क्लास मुझे बहुत समझ में आ गई, अर्थात क्या बना, अर्थात आपका संप्रेषण जब अच्छा होगा तो क्या बनेगा। और जब संप्रेषण में कमी आएगी तो कमी आएगी तो क्या हो जाएगा। अब कमी का कारण समझिए क्या होता है। पहला, आप शब्द नहीं समझ पाए, शब्दों का चयन, समझ में आई बात, मतलब हमारी बात आप समझ नहीं पाए। हमने प्रयास तो किया लेकिन आप शब्दों की मीनिंग कहीं ना कहीं क्या थी, समस्या थी। ऐसे मैं बोल दूं, सब लोग अपने अभिवृत्तियों को पहचानिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आधा लोग समस्या अभिवृत्तियां मैंने होता क्या है, अगर मैं नहीं बताऊं और बोल दूं कि अभिवृत्तियों को पहचान कर पढ़िए, कोशिश करिए, और मैं आगे चला जाऊं तो आप पूरी क्लास सोचते रह जाएंगे अभिवृत्ति मैंने क्या होता है, ठीक। तो अभिवृत्ति की अंग्रेजी क्या होती है, एटीट्यूड। मैं बता चुका हूं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटीट्यूड का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोनो मतलब नहीं है, नहीं है। अगर सामान्यतः टेट की बात करें तो कुल 5 सब्जेक्ट होती है टेट में ना, 5 में से 2-3 सब्जेक्ट जो होती है कमांड बनाना जरूरी है आपको। अगर 2-3 सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बनाते हैं तो समझिए एग्जाम क्वालिफाई। 1-2 सब्जेक्ट सबकी क्या होती है, वीक होती है, ठीक। अब उसमें आप अपने आप को जो बेस्ट है उसमें क्या कर जाइए, बेस्ट। और इस वाले समस्याओं से धीरे धीरे क्या पाइए, निजात पाइए। और जब करेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बात करेंगे एटीट्यूड का मतलब, जैसे मैं कहूँ कि मनोविज्ञान मेरे अलावा इस पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया पढ़ा ही नहीं सकता है, यह क्या बोल रहा है, मेरा ईगो है, घमंड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं कहूं कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट के टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की योग्यता रखता हूं, यह हमारा क्या है, एटीट्यूड है।
बात समझी ना। यही आपको काम होना चाहिए कि सर हमें हिंदी बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, हिंदी बहुत अच्छा से कर लेता हूँ, समस्या किसी और में है, तो हिंदी में आपकी क्या कहलाएगी। लेकिन ये कहते हिंदी में एक को सवाल हमारा कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता है, तो ये आपका एटीट्यूड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 100% गलती हो गई। लेकिन सबके अंदर मानवीय भूल होनी तय है। आई ट्रिक कर बसी आ बोला रंग डी, होता ही नहीं होता है, यह कॉमन है। अब ऐसी गलतियों के लिए पेपर में थोड़े देखने जाएगा एग्जामिनर कि आप पेपर पर क्या लिखे हैं, वो तो हमारा चेक करेगा ना। बात समझ कि नहीं आ गई। इस तरीके का होता है, एटीट्यूड होता है। ऐसे चीज़ों को सबके लिए सहायक एवं बाधक समस्याएं होती ही होती हैं। यह जो था ये सभी क्या था, संप्रेषण का सिद्धांत। कोई समस्या इसमें, जितने सिद्धांत पर इसमें कोई समस्या। सवाल क्या आएगा सुन लीजिए, सवाल एक ही आएगा, इससे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सवाल आएगा भी तो क्या आएगा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। और नहीं का मतलब 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो कोई दे देगा, अर्थात वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके अलावा इससे संबंधित सिद्धांत से कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक, बनना होगा तो कहां से बनेगा बताइए। अब वहां से बन जाएगा कि माध्यम कितने होते हैं। अब दे देगा वहीं पे कि एक बच्चा टेलीविजन के माध्यम से अपने जागरूक होता है, सीखता है, अर्थात किस संप्रेषण माध्यम का प्रयोग करता है। तो वहां पर आप बताइएगा श्रव्य एवं एक टेलीविजन से आपको सुनना और दिखाई देना दोनों का काम होता है, अर्थात श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। बात समझ गई ना। इस तरीके का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या बताऊं। चलिए अगला क्या है। अगला डालिएगा, संप्रेषण जब होगा तो कैसे होगा, किन के बीच में होगा, और यह प्रक्रिया कैसे घटित होती है। हेडिंग लिखिएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया या प्रक्रिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है वो कितने चरण में होती है, 5 चरण में। ठीक, पहले क्या होगा, संदेश दाता, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, सेंडर बोलेंगे, बोल सकते हैं कि नहीं। अगला इनकोडिंग, इसके बाद संदेश माध्यम, इसके बाद होगा संदेश डिकोडिंग। नोट करें, अभी बता रहे हैं सब क्या है। और उसके बाद हो जाएगा संदेश इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिसीवर। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संप्रेषण प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होगा वही, संप्रेषण पृष्ठ पोषण होता है। हाँ बता रहा है क्यों कहा जाता है, या अंग्रेजी में लिखना और लिख लीजिएगा इसे, पुनः कह सकते हैं पुनः चक्रण। यह प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। ठीक, कुल कितने चरण हो गए देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। नोट करिए, समझाते हैं। कोई भी, चाहे वह दूरसंचार माध्यम हो या तो मौखिक संप्रेषण हो रहा हो, चाहे सांकेतिक किसी प्रकार का हो, यही प्रक्रिया होती है। इसमें अगर एक भी हटा देंगे संप्रेषण नहीं होगा। कैसे हो गया नोट। देखिए जैसे नॉर्मल बात करता हूं, जैसे मान लीजिए हम आपको कॉल किए,
हम जब कॉल करेंगे आपको तो जब हम कॉल करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? सेंडर। और आप तुरंत क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। बीचवा में कोई ना कोई काम हुआ होगा ना? क्या काम हुआ होगा? जब हम कॉल करते हैं ना तो कॉल आपके नज़दीकी टावर के पास जाती है, नज़दीकी जो अर्थ स्टेशन बना होता है, अर्थात तो क्या हो जाएगा, जो आप भेजना चाहते हो इन कोड होगा वहाँ पर कि यह कहाँ का लिंक है। जब होगा तो कोई ना कोई माध्यम होगा। कौन सा माध्यम प्रयोग करते हैं हम लोग? दूरसंचार वायरलेस माध्यम, बिना तार के द्वारा। पहले टेलीफोन किसके द्वारा होता था? तार के द्वारा। बिना तार के द्वारा वाईफाई, जब कभी कभी देखिएगा वाईफाई आप कनेक्ट किए रहिए, और जब कॉल आ जाए तो लिखता है वाईफाई कॉल। उसकी सर्विस किससे कनेक्ट की जाती है? वाईफाई के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो इस माध्यम हो गया वो। और जब उसके पास घंटी कब जाएगी? जब उसके नज़दीकी टावर के पास वो आपका घंटी क्या हो जाएगी? जाके डिकोड। और जैसे डिकोड हो जाएगा तुरंत आपके फ़ोन पर घंटी क्या होने लगेगी? यह तो हो गया नॉर्मल, मतलब कॉल के माध्यम से। अब हम बात करेंगे इसके माध्यम से जो मनोविज्ञान में पढ़ना है। शिक्षक जो होगा किस रूप में काम करेगा और शिक्षार्थी किस रूप में काम करेंगे? रिसीवर। कितनी बात समझ में आ गई? शिक्षक भी तो अपनी बात, जो हम बतिया बोल रहे हैं, यह बात अपने दिमाग में क्या किए होंगे? इनकोड किए होंगे ना? और नहीं, इनकोड किए होंगे। इनकोड जब करेंगे, और हम किस माध्यम के द्वारा बता रहे हैं आपको बताइए? कोई ना कोई माध्यम है ना। हिंदी माध्यम हो गया, ऐसे भाषा का माध्यम। यहाँ तो यहाँ का क्लास सुपर टेट, तो सुपर टेट के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। यही बात कहीं और होती तो कहीं और के माध्यम से पढ़ाते। क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और यह बात जब बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो अपने दिमाग में क्या कर रहे होंगे? डिकोड। और डिकोड करते हैं, तुरंत उस बात को आप क्या करते हैं? समझ लेते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही बार बार चलती रहती है। आप जब बोलेंगे तो कोई सवाल जब बोलेंगे आप, तो आप अपने दिमाग में क्या करेंगे? वो सवाल इनकोड करेंगे ना। आप किसी माध्यम से बोलेंगे, या तो आप लिख के हमको दीजिए, या तो आप तुरंत मौखिक बोलिए, या तो आप किसी डिजिटल माध्यम से हमको क्या करिए? ट्रांसफर करिए। यह क्या कहलाएगा बताइए? इनकोडिंग कहलाएगा। आप वही, हाँ, कोई ना कोई माध्यम प्रयोग करिए, माध्यम हो जाएगा। और उस बात को जब मैं सीखूंगा तो क्या करूंगा? बताऊंगा तो डिकोड करूंगा अपने माध्यमों के आधार पे, और करके आपको सूचना क्या करेंगे? हम बताने का प्रयास करेंगे। यह क्रम बदलता भी है। जो रिसीवर होगा वह सेंडर भी होगा, और जो सेंडर होगा क्या बन सकता है? रिसीवर भी हो सकता है। यही प्रक्रिया होती है किसके बीच में? सर कौन सा कहलाता है? रीप्रोसेस। जब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और बच्चा समझ गया, वही क्या कहलाता है? पृष्ठपोषण कहलाता है। और यह प्रक्रिया पुनः चलती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? रीप्रोसेस कहा जाता है। बात समझ गई ना? आप यहाँ से सवाल क्या आएगा अगर आना होगा तो, कि संप्रेषण प्रक्रिया कितने चरण में पूर्ण होती है? तो क्या बताएंगे? 5। और इसका क्रम है, समझिएगा। आप ही मत सोचिएगा कि संदेश इनकोडिंग को यहाँ नहीं यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, हो पाएगा? हो भी नहीं करेगा, तुरंत माध्यम प्रयोग कर देंगे आप? नहीं, क्रम से होगा। अर्थात पूछ सकता है कि संप्रेषण प्रक्रिया का तीसरा क्रम चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, पांचवा चरण क्या है? बस समझिए ना। ऐसे आपको वहां पर पूछता है सवाल। कोई समस्या इसमें? अगला, संप्रेषण के कंपोनेंट्स अर्थात घटक। संप्रेषण के घटक कितने होते हैं? 3 होगा। एक होता है घटक, घटक तो हो ही गया है, संदेश, दूसरा अच्छा वही हो गया प्रिंट। हाँ देखिए, जो लोग नोट्स लिए होंगे उस नोट्स में पहला संप्रेषण के घटक में घटक प्रिंट हो गया है, हुआ है ना। उस घटक को काट के संदेशदाता बना लीजिएगा। इसी वही बतिया तो है ना, आप इस वही लिखने जा रहे थे। बताएंगे अभी कि प्रेषक। अगला होगा ठीक, तीसरा हो जाएगा
प्राप्तकर्ता, ठीक, इसको बताया गया होगा, ग्राही बताए होंगे आपको, लिख सकते हैं आप, समझिएगा। कभी आप लेटर लिखे हैं, बताइए, ऐसा तो हो ही ना सकता लेटर नहीं लिखे होंगे आप लोग। मोबाइल आ गया तब तक, जब लिखे के जमाना आया तो मोबाइल आ गई। हाँ, ऐसा तो हो ही ना सकेला। अब हम लोग के जमाने में लेटर लिखा जा रहा था। हाँ, क्या लिखे होंगे आप लोग? एप्लीकेशन, सर आई बेग टू से दैट आई एम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये एप्लीकेशन होता, एप्लीकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लेटर की बात कर रहे हैं। कोई भी लेटर, ठीक है। जब मान लीजिए आप लिखे होंगे तो जब लिफाफा में डाल के दिया जाता है, कभी दिए हैं कि नहीं आप लोग? ऐसा हो ही ना सकेला। इतना शरीफ मत बनिए हमारे सामने, सबको पता है, चेहरा देख के बता सकते हैं दिए होंगे आप, ठीक। चलिए आगे देखिए, ठीक, देखिए संप्रेषण का मतलब, जैसे मान लीजिए बच्ची है, ठीक, इनको चॉकलेट दिए थे आपको ना, खाइए आप, फेंक दी। मैं डेयरी मिल्क लेके आई, 4 दिन से गल जाओ में, और नहीं तो चॉकलेट जो था वो इसीलिए ज्यादा लिए थे, तो बाबू को दे दीजिए, देख लो फुर्सत खातिर। ऐसा ये ठीक, चलिए कोई बात नहीं, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा वो, खाइए तो पहले। आधी से और बंदर कहाँ जानी, लग देगा। संदेश जाता है, तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्ची खाती, अगर इसका भाई होता तो जाती, कहती सर जी हमको दिए, मैं नहीं दूंगा तुमको, ऐसा होगा वहाँ पे? ऐसे करते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसा करते हैं ना। और हाँ, झगड़ा हो जाता। कभी कभी जब आप लेटर लिखे होंगे तो उसमें 2 ठो पर, एगो टू होता है, एगो फ्राम होता है। टू में किसका एड्रेस होता है? अपने का। टू मैंने जिसको भेजना होता है, मतलब वो कर पाता है। फ्राम में अपना पता होता है, बात समझ गई ना। तो वहां पर जब आप किसी को जहां जाएगा वो क्या है समझिएगा, आप जो भेज रहे हैं वहां पे, तो प्रेषक, सॉरी, तो फ्राम वाले को हम क्या लिखते हैं? प्रेषक लिखा जाता है। और टू वाला में क्या लिखते हैं? हाँ सही है। तो समझ लीजिए, जो भेजेगा वो क्या हो जाएगा, कौन ना कौन माध्यम से भेजेगा ना। कबूतर से भेजे, चाहे पोस्ट, कितना दूर है पोस्ट ऑफिस भेजेंगे आप? कितना दूर है वो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से कहाँ भेजेंगे? कौन जमाना? अच्छा, पोस्ट ऑफिस भेजे तो नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? मान लो सऊदीया कमा रहे हैं, अब वीडियो कॉलिंग नहीं हो पा रहा है, तो लेटर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? वाह, सही बात है। तो लिखने की जरूरत है कहाँ? तब जब खुदे लेके जाएंगी तो लिखने की जरूरत है कहाँ? जाके तुरंत बोल दो, देख देख के उनके, ठीक है ना। तो हाँ, अच्छा, तो मान लीजिए आप कोई साधारण डाक की स्पीड पोस्ट राइटर, ठीक, तो केहू केहू तो एक जानी कहीं कैसे पहुंचावेला, जाई ना कर रास्ता से, आ गिरा के चल जाई ना, बता देना गिर गए हो, वो आती है उठा लेते, हम कहीं कौन उठा लेता, कत और बढ़िया काम बन जाई, हम कहीं सही में मतलब। तो यही होता है, कौन ना कौन एक माध्यम तो होता ही होगा। बिना माध्यम के कोई बात हमारी बात आप तक, आपकी बात हमारे तक क्या होगी, कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकती है। अगला क्या है? संदेश प्राप्त करता, मतलब उसको जब मिल जाएगा तो हंस हंस के मुस्किया क्या करेगा, पढ़ेगा या पढ़ेगी, होगा ना, ठीक। तो इस तरीके का होता। उस समय वो सही था हमारे अकॉर्डिंग, कि अगर पकड़े गए तुरंत खा के घोट गल, चाहे फाड़ के फेंक दा। आजकल मोबाइल में स्क्रीनशॉट का जमाना चल गया, ले लिया तब रखले रहा, तो क्या इमोशनल ब्लैकमेल करत बा, ठीक। हम रखले हैं, पापा को दिखा दे जा। अब इन्नी बेचारा हमेशा हड़कल रहा था। और लेटर का जमाना क्या होता था, चल कितना प्रति बनेगी, की बात।
देख लिया मैंने कर, यह सांसारिक नियम है। जो ऐसा किया नहीं वो है नहीं, समझिए, तब मनुष्य नहीं है वो, समझ लीजिए। समझ आई का मतलब कर ये आप लोग भी किए होंगे अलग ना तब तो अब किसी और को नहीं, उन्हीं के भेजते होंगे। ए जी आई ना, मैसेज कर रहा है, एक रूम में से दूसरा रूम में फोन करल जाता है। ये क्या है बताइए, ये क्या है बताइए ना। माध्यम है। अब मानिए चाहे मत मानिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का है, करना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं करेंगे तो बिना इसके आप किसी प्रकार का क्या नहीं कर पाएंगे आप, संप्रेषण होगा नहीं तब तक तीसरा आएगा नहीं। ठीक इस तरीके से आपका होता है संप्रेषण। चलिए देखिए, हो गया समझ में की बात, समझ में आया किस तरीके से होता है। चलिए देखिए, चलिए अगला पढ़ना है संप्रेषण की विशेषताएं। लिखिए फटाक से। संप्रेषण की विशेषताएं हो गया हो, हेडिंग लिखिए फटाक से, बोल रहे हैं। पहला लिखिएगा द्विपक्षीय प्रक्रिया, द्विपक्षीय प्रक्रिया, द्विपक्षीय प्रक्रिया। अगला विचारों का आदान प्रदान, अगला पॉइंट विचारों का आदान प्रदान। अगला दोनों पक्षों का विकास, दोनों पक्षों का विकास, दोनों पक्षों का विकास। हाँ दोनों का विकास होगा। अगर लिखिए गत्यात्मक प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया। अगला उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। अगला लिखिएगा सार्वभौमिक या सर्वव्यापक, सार्वभौमिक या सर्वव्यापक, सार्वभौमिक या सर्वव्यापक। हो गया। नोट्स जिसके पास से लेके आया करिए, जो चीज उसमें एडिट करवाया करें उस बात को उसमें क्या कर लीजिए, पेन कॉपी पेंसिल किसी के माध्यम से क्या कर लिया करिए, एडिट कर लिया करिए। अगर जो नोट से पढ़ रहे हैं और जो लोग नहीं नोट से पढ़ रहे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगला पहला क्या लिखे हम, सबको पता है संप्रेषण, एक व्यक्ति अकेले बैठा हो, आप कहेंगे उसका संप्रेषण हो रहा है, हो सकता है। कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 2, और दोनों जब 2 होंगे तभी संप्रेषण हो पाएगा। और यह संप्रेषण 2 ही में नहीं, 2 के बाद एक व्यक्ति से असंख्य व्यक्तियों के बीच में भी क्या हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है। अर्थात द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, दोनों पक्षों का होना सक्रिय क्या होता है, जरूरी होता है। देखिए कभी झगड़ा हो रहा है घर में, एक बात वो बोले थे दूसरा का बात तू बोला, संप्रेषण बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। हाँ एक व्यक्ति क्या हो जाए, चुप, कुछ बोला, कुछ एकदम अग्ना उपेंद्र जी कुछ माला फोन में आ गए बोल रही है, बोले तो कौन मतलब ना, बाद में कही हाँ बहुत अच्छी बात सॉरी। समझिए कि दिस इज संप्रेषण भैया ना कैल, बस आप एक बतियाऊ और एक बात हाँ तू एक बात बोल बताऊ 2 बात, तो क्या हो जाएगा, द्विपक्षीय प्रक्रिया हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो विचारों का क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो मर्डर भी हो सकता है। अगला देखिए क्या है, दोनों पक्षों का विकास। कभी भी एक पक्षों का विकास नहीं होगा। जब ऐसा हम पढ़ा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपका विकास हो रहा है, आप लोगों से कहीं ज्यादा मेरा विकास हो रहा है, बात समझ गई ना। अगला क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया। संप्रेषण में दोनों लोगों का गतिशील होना क्या है, जरूरी है।
अगर मैं बताऊं आप चुपचाप है इधर रख के बैठल रहा, संप्रेषण होगा? बार बार क्या आएगा? भग भग नींद आएगा। ठीक, तो दिस इज संप्रेषण। बात समझ गई ना? दोनों का सक्रिय होना जरूरी है। अगला क्या है? उद्देश्यपूर्ण। कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि नहीं है? अगर दोनों पक्षों का विकास होगा, दोनों लोग एक्टिव रहेंगे, तो दोनों पक्षों का विकास, अर्थात यह बात पता चले कि आज जो पढ़ा है यह आपके एग्जाम के लिए क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थात क्या पता चला? यह टॉपिक हमारे उद्देश्यों की क्या कर सकता है? पूर्ति कर सकता है। अगला क्या लिखा है? कोई भी बात बोलिए तो एक पक्ष मत बोलिए। अगर एक पक्षी बोल देंगे तुरंत क्या हो जाएगा? संप्रेषण हो भी नहीं करेगा, तुरंत संप्रेषण कलर का पकड़ा उगल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सर्वव्यापक, सबके लिए। बात समझ गई ना? हम जो भी बात बोलते हैं क्या बोलते हैं? सबके लिए बोलते हैं, है कि नहीं है? तो दिस इज, अरे सबके का मतलब क्या है? लड़कियों की बात लड़कियों के लिए, लड़कों का बात लड़कों के लिए। ठीक, लड़कों को नहीं बोलते हैं। ऐसा हो ही ना सकता कि मैं लड़कों को नहीं बोलता हूँ, बताइए। ठीक, हाँ, वो अलग बात है कि जिसको जो अधिक मानता है उसको ज्यादा बोलता है। आप समझ लीजिए किसको अधिक मानते हैं हम। हाँ, तो दिस इज ठीक। ऐसा मास्टर कभी मिलेगा आप लोगों को? चढ़ा। ठीक, ये आपका होता है संप्रेषण की विशेषताओं में सर्वव्यापक या सार्वभौमिक होना चाहिए। समझ गई बात सबको? गत्यात्मक, गतिशील। अब गतिशील का मतलब क्या होगा? एक्टिव। जैसे अगर